नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम प्रतिदिन 8 बजे लेकर के आते हैं जीएस और हिंदी की श्रृंखला। उसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी जीएस सेक्शन की। आज हम यहाँ हिंदी के 20 सवालों की चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे यूपीएससी का कोई पेपर हो, सब में समान रूप से उपयोगी होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए जरा। पहला सवाल है, हिंदी भाषा भारत की भाषा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, राष्ट्र नहीं होगा ये, यहाँ पे है राजभाषा, तीसरा है बोलचाल की भाषा, चौथा है मुख्य भाषा। तो भारत की राजभाषा मतलब भारत की जो हिंदी है वो कौन सी भाषा है, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान जवाब है, सब लोग इसका जवाब जानते ही हैं। फिर इसका आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन बी, राजभाषा। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। और आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि हिंदी भारत की राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोग दे पाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन है आ, ई, ऊ और ओ। तो देखो, ह्रस्व स्वर जो होते हैं विद्यार्थियों, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर, और मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री। ये होते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। अब कौन सा नहीं है, तो देखो आपको आसानी से इसका जवाब मिल ही गया होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओ। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? खंडहर। ऑप्शन है खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर। ये आपको बताना है। फिलहाल देखते हैं खंडहर शब्द का तत्सम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसका तत्सम होगा ऑप्शन सी, खंडगृह। खंडगृह होता है खंडहर का तत्सम शब्द। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? अज्ञानी बहुत ही आसान। ऑप्शन है मूर्ख, अटवी, निकुशल या खत्म। देखिए इसका जवाब बहुत ही आसान। अज्ञानी का मतलब जिसे ज्ञान ना हो, और जिसे ज्ञान नहीं होता है वो मूर्ख होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5, अपव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? अपव्ययी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मितव्ययी, अल्पव्ययी, अति या अंबर। तो पहले तो देखो, इसका आपको मतलब पता हो कि अपव्ययी होता क्या है, तभी तो आप इसको बता पाओगे कि इसका अर्थ क्या है। तो देखो, अपव्ययी का अर्थ होता है बेफिजूल खर्चा करने वाला। जो बिना सोचे समझे खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं अपव्ययी, ध्यान रखना। और इसका जो विलोम होगा वो होगा मितव्ययी, यानी सोच समझ कर खर्चा करने वाला। जिन लोगों ने इसका आंसर किया था अल्पव्ययी, वो गलत है। देखिए, अल्पव्ययी का मतलब होता है बहुत कम खर्चा करने वाला, और बहुत कम खर्चा करने वाले को हम बोलते हैं कंजूस, यानी कृपण। इसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है। तो यहाँ पर ये इसका विलोम नहीं होगा। अपव्ययी का मतलब होता है बेहिसाब खर्चा करने वाला, बिना सोचे समझे। और मितव्ययी होता है सोच समझ कर खर्चा करने वाला। ठीक है, तो इसके लिहाज से फिर इसका जवाब ए सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, पुष्कर जो है बहुत सारे शब्दों को मतलब समाहित किए हुए है, अनेकार्थी है। इसका मतलब देखिए, तालाब भी होता है, आकाश भी होता है, बाण भी होता है। ये सब पुष्कर के समानार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आग। आग इसका जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, शेष सभी जो है इसके अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, जो अपनी बात से हटे नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? जो अपनी बात से नहीं हटे उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है अटल, निर्भीक, साहसी या बाहुबल। तो जो अपनी बात से हटे नहीं वो कौन है? वो अटल है। जो टले ना वो अटल है। जो अपनी बात से ना हटे उसको हम कहेंगे कि वह अटल है। निर्भीक और साहसी ये इसके सही जवाब नहीं होंगे, है ना। निर्भीक का मतलब होगा बिना भय के, और साहसी का मतलब होगा जिसमें साहस हो। लेकिन उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अवयव और अव्यय, इनका सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। अवयव क्या होता है और अव्यय क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखें तो देखो अवयव होता है, ऑप्शन है रंग और बिरंग, ऑप्शन बी है अंग और अविकारी शब्द, ऑप्शन सी है शब्द और अनर्थ, और ऑप्शन डी है शब्द और अविकारी शब्द। देखो अवयव का मतलब होता है हिस्सा, अवयव को हम हिस्सा भी कह सकते हैं, और अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो। भाई अव्यय शब्द का मतलब क्या होगा, अव्यय यानी अधन व्यय, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च होना, यानी जो खर्च ना हो, और जो खर्च नहीं होते हैं हिंदी में ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। ध्यान रखना इनको क्या बोला जाता है, अविकारी शब्द। अब इसके सही अर्थ हमें बताने हैं। तो अवयव का मतलब हो जाएगा हिस्सा, हिस्सा जो आपका अंग है, और अव्यय का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कभी व्यय ना हो, जो कभी बदले ना, यानी अविकारी शब्द। तो अगर हम इसका सही जवाब देखें बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवयव यानी अंग और अविकारी हिस्सा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप आपको पहचानना है। देखिए ऑप्शन है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन बी है अधिकांश लोगों का यही विचार है, ऑप्शन सी है अधिकतर लोगों का विचार यही है, और ऑप्शन डी है अधिकांश लोगों का विचार यही है। अब इसका मुझे आंसर करिए। चलिए देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। देखो फिलहाल जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये इसका सही जवाब होगा। विद्यार्थियों आपको अधिकतर और अधिकांश के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम बात करते हैं अधिकतर और अधिकांश की, तो देखो इनमें अंतर होता है। जब हम कहते हैं अधिकांश, तो ये शब्द बना है अधिक और अंश से मिलकर, अधिक, मैं लिख देता हूं यहां पर, अधिक और अंश, अधिक प्लस अंश होता है अधिकांश, और अधिक प्लस अंश जो है ये संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा से मिलकर बना है। जबकि अगर हम बात करें अधिकतर की, जैसे ये जो शब्द है अधिक धन अंश, ये हो गया अधिकांश, और अगर हम वही बात करें अधिकतर शब्द की, तो अधिकतर जो शब्द बना है ये बना है अधिक की उत्तर अवस्था है, अधिकतर यानी अधिक की उत्तरतम अवस्था होती है अधिकतर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों को गिना जा सकता है ना, तो इसमें हम अधिकांश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा अधिकतर का। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वाक्य लिखूँ उसी तरीके का, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि अधिकांश आम खट्टे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखूँ कि अधिकांश आम खट्टे हैं, अगर मैं ये शब्द लिखता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप इसको समझ लीजिए। अधिकांश आम खट्टे हैं, मान लीजिए मैंने ये शब्द लिखा और मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें बताइए क्या शुद्धि है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि अधिकांश आम खट्टे हैं, ये वाक्य अपने आप में गलत है, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश नहीं होगा, आमों को सामान्य रूप से आप गिन सकते हो, गिना जा सकता है, आपके पास आम रखे हैं तो यहाँ पर अधिकांश की जगह जो शब्द आना चाहिए वो अधिकतर आना चाहिए, कि अधिकतर आम खट्टे निकले हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देखो, याद रखना अधिकतर और अधिकांश में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है कवियत्री, इसको आप पढ़ लीजिए खुद से ही, देखिए मैं इसको बोलूँगा नहीं, आप इसको देखिए खुद से ही। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें एक जो है ये डंडा एक्स्ट्रा लग गया है, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे कवयत्री, इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यही होगा, ध्यान रखना कवयत्री, ये इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने इसके अलावा अगर कोई आंसर दिया है ऑप्शन सी के अलावा, तो वो सारे के सारे गलत हैं। चलिए कवयत्री कवि का स्त्रीलिंग होता है। आगे देखें, बहू का बहुवचन क्या होगा। बहू का बहुवचन क्या होगा, बहुएं, बहुएं, बधू या बधुएं। तो बहू का बहुवचन क्या होगा, बहू का बहुवचन होगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए, ठीक है, बहुएं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रमेश शेर से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। रमेश शेर से डरकर भागा, इसमें कौन सा कारक होगा, देखिए जरा। ऑप्शन है इसमें करण,
संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो देखो शेर से डर कर भागा, तो डर का जो भाव होता है ध्यान रखना ये अपादान कारक में ही आता है, ठीक है। डर है, प्रेम है, ये सब जो है सारे के सारे भाव जो हैं ये अपादान कारक में ही आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम बताना है। करना, खेलना, आना या हम। तो बहुत ही आसान इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब होगा हम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वह लड़की बहुत सुंदर है। ऑप्शन देखिए इसमें सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकटवाचक विशेषण, ये भी एक विशेषण मतलब जबरदस्ती बना दिया, ऐसा कोई विशेषण नहीं होता, या व्यक्तिवाचक विशेषण। तो वह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें कौन सा विशेषण होगा ये पूछा है। वह कौन सा विशेषण है? तो बहुत ही आसान, इसका जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह एक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये जो है एक लड़की को इंगित कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मोर बारिश के मौसम में नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी क्रिया का शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, बहुत ही आसान। मोर है, बारिश है, मौसम है या नाचता है। तो ध्यान रखना इसमें कौन सी क्रिया है आपको पहचानना है। तो यार इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा नाचना, ठीक है, नाचना क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। भूतकाल के भेद होते हैं विद्यार्थियों 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कौन कौन से होते हैं? पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु मत। इस तरीके से टोटल 6 भेद होते हैं भूतकाल के। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या हेतु। इस तरीके से टोटल 6 भेद होते हैं भूतकाल के, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन है कर्ता की, कर्म की, संज्ञा की, ना तो कर्ता की ना ही कर्म की, आपको बताना है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है यार, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में प्रधानता होगी किसकी? कर्म की होगी, मतलब सॉरी कर्ता की होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय ऊपर जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, जो व्यय ना हो, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं ये आपको बताना है, 2, 3, 4, 5। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो आप सुन लीजिए। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है विस्मयादि बोधक, चौथा होता है निपात और 5वां होता है संबंध बोधक। ये टोटल 5 अव्यय के भेद होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात और संबंध बोधक, ये होते हैं अविकारी शब्दों के 5 भेद या अव्यय के 5 भेद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तेजित शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? उत्तेजित शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ऑप्शन ए या आपका ये होगा उत, उसमें सही से टाइप नहीं हो पाया। ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है उत, ऑप्शन सी है उत्ते और ऑप्शन डी है उद। इसमें आपको बताना है। तो उत्तेजित शब्द में उपसर्ग क्या होगा विद्यार्थियों? उत्तेजित शब्द में उपसर्ग होगा ऑप्शन ए, यानी उत ही उपसर्ग होगा, ठीक है। उत्तेजित शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उत होगा। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, लोकायत शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? त, यत, कायत या आयत? तो मैं आपको बता दूं ये शब्द बना है लोक धन आयत से, तो इसका सही जवाब होगा आयत। ये है लोकायत शब्द में प्रत्यय। इसी के साथ ही हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हमसे 8 बजे जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर हम हिंदी और जीएस के बहुत सारे सवालों को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।